दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। खास अंक इसलिए दोस्तों कि वैसे भी 2024 का ये मेरा आज पहला एपिसोड है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए नया साल बहुत अच्छा रहे, अपने देश के लिए भी अच्छा रहे, पूरी मनुष्यता के लिए अच्छा रहे। दोस्तों आज हम वर्ष 2024 की नहीं 2023 के बिल्कुल आखिर की 3 खबरों पर कुछ खास बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ये 3 ऐसी खबरें हैं जो सूचना देती हैं, लेकिन सूचना से ज़्यादा सवाल भी खड़ा करती हैं। दोस्तों पहली हमारी खबर है जो अयोध्या के बारे में है। अयोध्या में हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि 22 जनवरी को वहाँ पर मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक तरह से बहुत बड़ा समारोह है। लेकिन उसके पहले शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर उन्होंने कई कार्यक्रमों का एक तरह से उद्घाटन किया, लोकार्पण किया एयरपोर्ट का। और जो एयरपोर्ट वहाँ का बना है उसका नाम, जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। पहले जय श्री राम एयरपोर्ट रखा जाना था या अयोध्या धाम एयरपोर्ट रखा जाना था, कई तरह की स्टोरीज आई थी। लेकिन इस बार जब फाइनली डिसीजन हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है, उसका नाम रखा गया है वाल्मीकि के नाम पर। और वाल्मीकि कौन है ये तो किसी को बताना नहीं है दोस्तों। तुलसीदास के रामायण से पहले रामचरितमानस जिसे कहा गया है, उसके पहले संस्कृत में वर्षों पहले और वो रामायण रचा गया था। संस्कृत में आदि रामायण उसको कहा जाता है। तो वाल्मीकि के बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो सचमुच वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि रामायण की रचना की और वो उत्पीड़ित समाज से आए थे, वंचित समाज से आए थे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये एक मिथकीय कथा है वाल्मीकि के बारे में। किसने रचा किसने नहीं रचा इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं। हम उन विवादों में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं आज इस स्टोरीज पर कि ये एक सवाल ये खड़ा होता है कि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक रचनाकार को आपने याद किया। हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने इतना बड़ा रचनाकार जिसके लिखे हुए ग्रंथ से पूरे देश में, बल्कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हर जगह राम का चरित्र सबसे पहले उभर कर सामने आया। लेकिन ये बात नहीं बिल्कुल समझ में आने वाली है कि उत्पीड़ित समाज, दलित समाज, वंचित समाज से जो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आए थे, जो कथाएं बताती हैं, किंवदंती या मिथकीय कथाएं, पौराणिक कथाएं, जो भी आप कह लीजिए, वो अपनी जगह सही है कि आपने सम्मान दिया ऐसे समाज से, ऐसे समुदाय से आने वाले व्यक्ति को, रचनाकार को, लेखक को, बुद्धिजीवी को। लेकिन ये क्या वजह है कि जो मंदिर है उसमें न तो वाल्मीकि समुदाय का कोई पुजारी है, न तो जाटव समाज का है, न तो दलित समाज से किसी भी बिरादरी का कोई भी वहाँ पर पुजारी नहीं है। यहाँ तक कि ओबीसी समाज से कोई नहीं है, आदिवासी समाज से भी कोई नहीं है जो हमारी जानकारी है। क्योंकि पुजारियों के बारे में जो एक वैकेंसी निकाली गई थी, विज्ञप्ति निकाली गई थी, हमने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा था और उसमें जो पाठ्यक्रम या जो पठन पाठन है वो जो ज़रूरी मांगा गया था, अनिवार्य योग्यता के तौर पे पेश किया गया था, वो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ से पढ़कर आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ आमतौर पे दलित समाज, उत्पीड़ित समाज के लोग एडमिशन ही नहीं लेते, वहाँ उनकी पढ़ाई ही नहीं होती। तो ऐसे में ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि वहाँ पर पुजारियों की जो भी तादाद है उसमें उत्पीड़ित समाज के लोगों की संख्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के संचालन की जो समिति है उसमें भी मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग उत्पीड़ित समाज से हैं, कितने वंचित समाज से हैं, कितने वाल्मीकि समुदाय से हैं। गर्भगृह में क्या किसी भी वाल्मीकि को, किसी भी जाटव को, किसी भी दलित समाज के अन्य व्यक्ति को क्या रहने की, क्या वहाँ कार्य संचालन करने की, जो भी वहाँ पर उपासना या पूजा होगी उसमें उसकी जो सहभागिता है इंश्योर की गई है क्या? तो ये
समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हम एयरपोर्ट का नाम रखते हैं वाल्मीकि के नाम पर, लेकिन मंदिर के अंदर उसी वाल्मीकि समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वाल्मीकि सचमुच उत्पीड़ित समाज से ही थे और वाल्मीकि जो आज समुदाय के रूप में चिन्हित है उसी बिरादरी से थे, तो आखिर उनकी बिरादरी के लोगों को, उनके समुदाय के लोगों को मंदिर के संचालन में, प्रबंधन में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में आखिर सहभागिता क्यों नहीं मिली? एक बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में है। तो ये एक सवाल था। दूसरी जो खबर दोस्तों मैं आज पेश करना चाहता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में 1 नवंबर की रात एक छात्रा, एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुराचार किया और उसका वीडियो तक बना लिया। अब आप सोचिए कि 2 महीने के बाद वे जो दुराचारी हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ दुराचार किया, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तार किया गया है उनका नाम पुलिस ने लिया है, ये हम अपनी ओर से नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने जो नाम बताया है, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक उर्फ आनंद चौहान, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके आईटी सेल के। और ये बात बीजेपी के वाराणसी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी ने स्वीकार की है, एक्सेप्ट की है कि वे बीजेपी की आईटी सेल के लोग हैं और अगर दोषी हैं तो वो दंडित किए जाएं। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर वे दोषी हैं तो उनको दंडित किया जाए। अब मेरे को ये बात नहीं समझ में आने वाली है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन जिस पार्टी के शीर्ष नेता ने, देश के नेता ने दिया, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वाराणसी में, उन्हीं की पार्टी के लोग इतना बड़ा कुकर्म अगर उन्होंने किया है तो ये कितना बड़ा सवाल उठाती हुई खबर है कि आखिर 2 महीने तक पुलिस ने उन अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाकई वही है या नहीं है, लेकिन वो आज की तारीख में आरोपी हैं, कन्विक्शन उनका नहीं हुआ है। तो अगर उन्होंने अपराध किया, वे ही अभियुक्त हैं, वे ही आरोपी हैं, तो 2 महीने तक पुलिस क्या करती रही? क्या कोई दबाव था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सेल के लोग हैं, आईटी सेल के, और देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनके चित्र हैं। मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूं कि चुनौती उनके लिए है। तीसरी जो दोस्तों एक पेश करना चाहता हूं मैं खबर, जो वाकई जितनी बड़ी सूचना उसमें है उससे बड़ा सवाल है, इसलिए मैं सवालिया खबर कहता हूं इसको। और वो खबर यह है कि श्रीगंगानगर एक ज़िला है राजस्थान में। राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में करणपुर एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ है राजस्थान में, सरकार बनी है। भजन लाल शर्मा जी बीजेपी के नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो करणपुर का जो चुनाव है वो पोस्टपोन्ड हो गया था। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ था? क्योंकि वहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका ऑल ऑफ सडन चुनाव से पहले निधन हो गया। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग बंद कर देता है उस समय का चुनाव, तो वो स्थगित हो गया। अब वहाँ चुनाव हो रहा है, 5 जनवरी को इलेक्शन है, बाई इलेक्शन। तो वहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था सुरेंद्र पाल सिंह, टीटी उर्फ टीटी। तो सुरेंद्र पाल सिंह जी को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और अभी 2 दिन पहले उन्हीं सुरेंद्र पाल सिंह को, जो कैंडिडेट वहाँ हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। अब ये भारत के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई उम्मीदवार बना है पार्टी का और उसको ऑल ऑफ सडन वो पार्टी किसी अपनी सरकार में मंत्री बना देती है। और मंत्री बनाने से जाहिर है कि आप निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में एक तरह से उनके अंदर एक बात पैदा कर रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आपका मंत्री बन चुका है। तो ये तो निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ, स्वतंत्र मतदान नहीं हुआ। एक तरह से आप लाभ पहले ही दिखा दे रहे हैं कि इनको वोट करेंगे तो ये लाभ होगा कि एक मंत्री है, ये आपके काम कराएंगे, तमाम तरह के फायदे होते हैं मंत्री के साथ।
तो निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव और आचार संहिता जो भारत के निर्वाचन आयोग की है उसका ये घोर उल्लंघन है। और 32 जो उसका जो खंड है आदर्श आचार संहिता का, उसको वायलेट करता है। ये बात कांग्रेस के डेलीगेशन ने कही है जो निर्वाचन आयोग से मिला है कि ये चुनाव रद्द किया जाए या उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। उनके नामांकन को रद्द करने की बात कांग्रेस ने उठाई है। मैं समझता हूं कि ये चुनाव जो है वाकई इसे अगर संपन्न कराना है तो उनका नामांकन अगर आप जारी रखते हैं तो ये वायलेशन है उस कोड ऑफ कंडक्ट का जो निर्वाचन आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बनाया है। तो दोस्तों, आज ये 3 जो सवालिया खबरें हैं ये सूचनाएं देती हैं लेकिन ये सवाल भी खड़ा करती हैं। तो आज मैंने आपके सामने पेश किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।